Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Build Knowledge. I hope you all are fit and fine. So guys, in this video we are going to discuss advantages and disadvantages of partnership firm. Last वीडियो में हमने पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग और उसके फीचर्स डिस्कस किए थे और उससे पहले वाली वीडियोस में हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप आपको पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्लियर होगा। चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में उस फर्म में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे आपस में शेयर करने का सोचते हैं, ठीक है, तो वो होती है पार्टनरशिप फर्म। उसके लिए एक एग्रीमेंट रेडी किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इससे होने वाले एडवांटेजेस क्या होते हैं। मतलब इस फर्म में ऐसे कौन से एडवांटेजेस होते हैं, ऐसे कौन से बेनिफिट्स होते हैं जो और किसी फर्म में नहीं होते। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसको स्टार्ट करना, इसका गठन करना बहुत ही ईजी होता है और इजीली ही इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे एक कंपनी को अगर आप स्टार्ट करना चाहोगे तो आप इजीली स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसे स्टार्ट करने से के लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए ओनली एक एग्रीमेंट रेडी होता है जो कि इसे पार्टनर्स बनाते हैं। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, बट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिटर्न एग्रीमेंट हमेशा बेस्ट होता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। सपोज कीजिए इन्होंने एक एग्रीमेंट रेडी किया था जिसमें पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड की हुई थी कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी, बट कोई पार्टनर अब वो मानने से एग्री नहीं कर रहा, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि उसने ये ऐसा कुछ डिसाइड किया था, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन में एक रिटर्न एग्रीमेंट हमेशा बेस्ट रहता है। नेक्स्ट वन इज़ लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब जब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा हैं, मतलब कोई एक जना नहीं है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था कि वहाँ पे एक ही जना है और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी एक ही फैमिली के सब लोग हैं, तो वहाँ पे कैपिटल क्या थी, लिमिटेड थी। वो लोग फंड्स ज़्यादा रेज नहीं कर पा रहे थे, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। बट यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अब 50 और 100 की लिमिट है, मतलब एक बिजनेस में इतने पार्टनर्स हो सकते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी कैपिटल लाएंगे, अपने अपने फंड्स लाएंगे और बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो इनके पास फंड्स की कमी नहीं होती है, ज़्यादा रिसोर्सेस हो जाते हैं और जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बैलेंस डिसीजन। जैसा हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि वहाँ पे एक ही पर्सन है, सारे डिसीजंस वही ले रहा है, ठीक है। बट जब वो ओवरबर्डनड है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है उसके पास, तो वो गलत डिसीजन भी ले सकता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे डिसीजंस बहुत ही सोच समझ के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन नहीं है, यहाँ पे दो से ज़्यादा पर्सन है, ठीक है, दो हैं या दो से ज़्यादा हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, आपस में कंसल्ट करके एक डिसीजन पर पहुँचेंगे, जिससे उनके डिसीजन गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है। नेक्स्ट वन इज़ शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब बिजनेस में रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। रिस्क और रिवार्ड का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा हम बिजनेस में रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा हमें रिवार्ड होगा, प्रॉफिट मिलेगा। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, एक ही पर्सन था जो कि पूरा रिस्क कैरी कर रहा था। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी कल्टा ही था जो कि पूरा रिस्क कैरी कर रहा था। अगर कोई उससे लॉस भी हो रहा है तो पूरा एक ही जने को ही बियर करना पड़ रहा था। बट ऐसा इसमें नहीं है, इसमें पार्टनर्स हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, जिससे क्या होगा, वो लोग सारे मिलके रिस्क शेयर करेंगे, जिससे उनका स्ट्रेस, उनकी एंजाइटी और बर्डन कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग सारे मिलकर रिस्क कर रहे हैं। अगर कोई लॉस होता भी है तो किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, उन सब के ऊपर बर्डन पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ सीक्रेसी। पार्टनरशिप में सीक्रेसी इजीली मेंटेन रहती है, क्योंकि उन्हें अपने अकाउंट्स पब्लिकली शो नहीं करने पड़ते।
इन्हें गवर्नमेंट को नहीं दिखाना पड़ता कि उनके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता जैसा कंपनी को करना पड़ता है। कंपनी में क्या होता है कि उन्हें अपने अकाउंट्स को शो करना पड़ता है कि उनके बिजनेस में क्या हो रहा है, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, ठीक है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं रहता जिससे इनमें सीक्रेसी मेंटेन रहती है। ओनली पार्टनर्स ही जानते हैं कि उनके बिजनेस में क्या चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ वर्कलोड। अब जब यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो इनके बीच में वर्कलोड डिवाइड हो जाता है, मतलब ये लोग आपस में वर्क डिवाइड कर लेते हैं। कोई जैसे डील करने में अच्छा है कस्टमर से, कोई मार्केटिंग करने में अच्छा है, कोई परचेजिंग करने में अच्छा है, तो ये लोग क्या करते हैं आपस में वर्क डिवाइड कर लेते हैं, जिससे इन किसी के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ता। जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में था, सिर्फ एक ही पर्सन सब कुछ कर रहा था, ठीक है। वो बिजनेस भी देख रहा था, कस्टमर से डील भी कर रहा था, ठीक है, मैनेजमेंट भी देखता है, स्टॉक भी वही परचेस करता है। तो इतना सारा करने के बाद उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बिगड़ जाती है, ठीक है, जिससे उन्हें बिजनेस क्लोज भी करना पड़ता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें वर्कलोड डिवाइड हो जाता है, सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अब पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। कैसे? इसमें कोई भी पार्टनर आ सकता है, कोई भी पार्टनर जा सकता है। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है क्योंकि इसमें कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं है, तो ये लोग मैनेजमेंट में चेंज ला सकते हैं, कितने भी पार्टनर्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैपिटल में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। अगर पार्टनर्स बढ़ेंगे तो कैपिटल भी आएगी, जिससे ये लोग ईजिली अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। प्रोडक्शन में चेंजेस लाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किस में रहती है? पार्टनरशिप फर्म में रहती है, ठीक है। ओनली इनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है या फिर ओरल एग्रीमेंट भी हो जाता है, जिससे ये अपने बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंसेंटिव टू वर्क हार्ड। अब पार्टनर को क्या होता है, एक फिक्स सैलरी नहीं मिलती, ठीक है, इनको फिक्स सैलरी नहीं मिलती जैसा कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। अब वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग वर्क हार्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वो लोग वर्क करें या ना करें, उन्हें एक फिक्स सैलरी तो मिलनी है। बट ऐसा इसमें नहीं होता क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनके बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिससे वो लोग ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे वर्क करने के लिए। तो इससे क्या होता है, इंसेंटिव मिलता है इन्हें वर्क हार्ड करने के लिए। सो गाइज, ये थे एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ मूव टू इट्स डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। इसको अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। बट आप ये याद रखिएगा कि कुछ पॉइंट्स इसमें आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि फीचर्स और एडवांटेजेस से मैच करते होंगे, बट उनका एक्सप्लेनेशन चेंज होगा, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स पर एक रिस्ट्रिक्शन रहती है। जैसे पहले क्या रिस्ट्रिक्शन थी, पहले लिमिट थी कि इसमें 10 और 20 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, 10 बैंकिंग बिजनेस में और 20 नॉन बैंकिंग बिजनेस में। अब ये लिमिट बढ़ के 50 to 100 हो गई न्यू कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें एक पार्टनर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि इससे ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। तो अब ये लिमिटेड पार्टनर ही कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बिजनेस में। जैसा कंपनी में होता है कि थाउजेंड्स ऑफ लोग मिलके क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो अपनी बिजनेस की ग्रोथ जल्दी से कर पाते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि पार्टनर्स पर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इसीलिए इसके रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस में। इसमें भी पार्टनर्स की क्या होती है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर उनको बिजनेस में लॉसेस ज़्यादा होते हैं उनके बिजनेस असेट्स से, ठीक है, अगर वो बिजनेस असेट्स को बेचकर भी वो डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल वेल्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है उस डेब्ट्स को रीपे करने के लिए, ठीक है, जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पार्टनरशिप फर्म का, क्योंकि कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं चाहता है कि उन्हें अपने बिजनेस लॉसेस को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज़ करके उन्हें रीपे किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेक ऑफ कंटिन्यूटी। ये पॉइंट हम फीचर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं रहती है, क्योंकि अगर इसमें किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मेंटल कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ती है। कैसे? क्योंकि जो एग्रीमेंट उन्होंने बनाया था वो
ख़त्म हो जाता है, उन्हें ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। अगर रिमेनिंग पार्टनर उन्हें कंटिन्यू भी करना चाहें तो भी उन्हें न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, वो एग्रीमेंट उन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जैसा कि हमने पार्टनरशिप फर्म के मेरिट्स में डिस्कस किया कि पार्टनर्स को अकाउंट्स अपने पब्लिकली शो नहीं करने पड़ते, कि उन्हें अपने बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये सब उन्हें शो नहीं करना पड़ता। तो ये एडवांटेज तो है क्योंकि इससे सीक्रेसी मेंटेन रहती है, बट ये कहीं ना कहीं इनके लिए डिसएडवांटेज भी है क्योंकि पब्लिक इनके ऊपर इजीली ट्रस्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं है कि उनके बिजनेस में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो इससे वो उनके प्रोडक्ट्स भी इजीली परचेज नहीं करती क्योंकि उन्हें उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट। अब जब एक बिजनेस में एक से ज़्यादा पर्सन है तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। कैसे? क्योंकि हर एक पार्टनर के बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड चेंज हो सकते हैं, ठीक है, जिससे उनके ओपिनियंस में भी चेंजेस आ सकते हैं। इवन अगर कोई बेस्ट फ्रेंड्स भी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके ओपिनियंस भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन एक चीज़ के लिए यस बोल रहा है, ठीक है, कि उनके बिजनेस में ये चीज़ होनी चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पर्सन भी उस चीज़ के लिए यस बोले, ठीक है, वो उस चीज़ के लिए नो भी बोल सकता है। तो यहीं पे ही कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगती हैं जिससे उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और हो सकता है उनके बीच ज्वेलसी क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है पार्टनरशिप फर्म का क्योंकि इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पर। नेक्स्ट वन इज़ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब एक पर्सन यहाँ पे अपना इंटरेस्ट इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सपोज़ कीजिए 3 पार्टनर्स हैं A, B, C, ठीक है। अब इसमें से एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ना चाहता है, ठीक है, लीव करना चाहता है और ये अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे पर्सन को D को देना चाहता है। तो ये इजीली ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए A और C की इन्हें सहमति लेनी पड़ेगी, इनका डिसीजन जानना पड़ेगा, तभी वो अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे पर्सन को शेयर कर सकता है, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अगर आपको ये वीडियो और हमारा आज का डिस्कशन पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।